नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 3 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और चौथे चरण के मतदान कल होने वाले हैं। दिल्ली की सभी सीटों पर 25 मई को मतदान है। अब ऐसे में आज बात करने वाले हैं हम दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट के बारे में। यह सीट अपने आप में बहुत दिलचस्प सीट है क्योंकि इस सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं बदला है। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से मनोज तिवारी को उतारा था, 2019 में भी, और अब एक बार फिर से उन पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव खेला है और मनोज तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर कन्हैया कुमार है और बसपा की तरफ से इस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा गया है। ऐसे में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन देखते हैं कि बसपा यहाँ पर कितनी टक्कर दे पाती है, क्योंकि बसपा ने यहाँ से 2014 में भी उम्मीदवार उतारा था और 2019 में भी, लेकिन वोटों में ज्यादा फर्क यहाँ पर नजर नहीं आया था, मतलब टक्कर नहीं दे पाई थी। जो मुकाबला रहा था वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही रहा था, लेकिन इस बार कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी वो एक साथ इंडिया गठबंधन में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। मायावती का इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारने पर कितना घाटा इंडिया गठबंधन को हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो सीट है वो ऐसी सीट है जहां पर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से आकर लोग आकर बस गए हैं। ऐसे में ये सीट और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है क्योंकि मनोज तिवारी जो है वो भी बिहार के रहने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें बिहार का प्यार यहाँ पर मिलता नजर आता है। कुछ सवाल होंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहूंगा कि मायावती ने इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारा है, हालांकि पहले भी वो उम्मीदवार उतारती नजर आई है, लेकिन इस बार बसपा पार्टी जिस तरह से लोकसभा 2024 के चुनावों में काम करती नजर आ रही है वाकई में सराहनीय है। बहुत मेहनत करती नजर आ रही है। क्या दिल्ली की सीटों पर कोई समीकरण बदलते यहाँ पर नजर आ रहा है आपके लिए सीट पर? देखिए तनुज, इस चीज में मुझे लगता है कि मायावती कुछ खासा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। और बात दिल्ली की नहीं है, बात अगर आप इसकी उत्तर प्रदेश से करें तो मुझे लगता है हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत, या कहें समाजवादी पार्टी से भी इतर हटकर बहुजन समाज पार्टी का गढ़ ही उत्तर प्रदेश है। यहीं से मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही है, यहीं से बसपा का जन्म हुआ है और यही बसपा ने सभी अपने चुनाव लड़े हैं। वही उस ही प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में जो सियासी जमीन बसपा की है वो बेहद ही नीचे जा चुकी है, बेहद ही धसक चुकी है जो बसपा की सियासी जमीन है। और वो देखने को मिला था 2022 के यूपी के विधानसभा चुनावों में भी, जहां पार्टी महज एक विधानसभा सीट जीत पाई थी 403 सीटों वाले इस महासंग्राम में। अब जो पार्टी अपने प्रदेश में, अपने मुख्य प्रदेश में जहां उसका जन्म हुआ है पार्टी का, जहां उसने सारी अपनी सियासत रची है, वहीं पर एक सीट विधानसभा की जीत पाती है, लोकसभा में वो प्रत्याशी उतारती है, एक भी उसका प्रत्याशी जीत का प्रबल दावेदार नहीं माना जाता। ऐसे में दूर अगर आप आते हैं दिल्ली, तो यहाँ जीत की कोई खासी संभावना तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती। हालांकि दिल्ली उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जरूर है, ऐसे में कहा जा सकता है कि मायावती का प्रभाव अगर उत्तर प्रदेश में है या रहा है तो दिल्ली में भी होगा। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो मायावती का उत्तर प्रदेश में भी अब वो गहरा प्रभाव दलित मतदाताओं पर नहीं रहा है। ऐसे में दिल्ली तो बहुत दूर वाकई में नजर आता है। आप गौर करेंगे तो अपने तमाम दर्शकों के सामने जिक्र भी किया, 2014 और 2019 के आम चुनावों में मायावती ने अपने प्रत्याशी कई सीटों पर उतारे थे दिल्ली के, लेकिन वो खासा फर्क डाल नहीं पाए थे। वो चीज तब होती अगर वे प्रत्याशी इतना वोट पाने में कामयाब हो जाते कि उस वक्त कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में मुख्य सेंधमारी कर बीजेपी को फायदा पहुंचाते, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो अब की बार भी जो मुस्लिम प्रत्याशी मायावती ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के सामने उतारा है, वो कहीं ना कहीं जीत के इस मामले में बेहद ही पीछे नजर आ रहा है। जी, वाकई में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे यहाँ पर नजर आ रहे हैं बीएसपी के उम्मीदवार। मैं बात करना चाहूंगा 2019 की। 2019 में बीजेपी पार्टी ने इस सीट से मनोज तिवारी को मैदान में उतारा था और उन्होंने जीत हासिल करी थी। टोटल वोट जो मनोज तिवारी को यहाँ पर मिले थे वो मिले थे 4,87,799। और बात अगर कांग्रेस की करी जाए तो कांग्रेस ने इस सीट से अपनी जो एक कद्दावर नेता रही है कांग्रेस की, शीला दीक्षित को इस सीट से उतारा, जो कि हार गई थी, दूसरे नंबर पर रही थी, और उनको टोटल वोट मिले थे 4,21,697। और वही बात अगर कहीं जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने इस सीट से दिलीप पांडे को उतारा था, जिनको टोटल वोट मिले थे 1,90,856। अब ऐसे में मुकाबला 2024 का देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो एक साथ गठबंधन में है। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दोनों का वोट शेयर अगर मिला दिया जाए तो टक्कर दी जा सकती है, क्योंकि 2019 में जो फासला था वो मात्र 2.5 लाख, मतलब तकरीबन 2.5 लाख रुपए। अगर देखा जाए तो इस सीट से कहीं ना कहीं जब जीत हासिल मनोज तिवारी ने करी थी तो तकरीबन 3.5 लाख का देखिए वोटों का अंतर था। अब ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आ जाती है तो क्या अंतर पड़ सकता है?
और इस बार तो अरविंद केजरीवाल को देखिए कहीं ना कहीं सिंपैथी भी उनके साथ है, हालांकि वो जेल से रिहा हो चुके हैं, उनको जमानत मिल रखी है। ऐसे में क्या समीकरण बदला जा सकता है, क्योंकि इस बार एक साथ गठबंधन में आए अक्षय, क्या देखते हैं आप? बिल्कुल, मुझे लगता है बेहद अहम बात आपने यहाँ पर उठाई है तनुज। इस बात को 2019 से बेहतर मुझे लगता है उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट के नतीजे 2014 वाले में बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। तमाम दर्शकों के सामने यहाँ बताते चलिए कि 2014 के आम चुनावों में मनोज तिवारी और सामने जो इंडिया गठबंधन तो उस वक्त नहीं था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, उसमें मनोज तिवारी और जो दूसरे नंबर पर प्रत्याशी आए थे कांग्रेस के, उन्हें जो वोट बैंक प्राप्त हुआ था, दोनों में जितना अंतर था वो इतना ज्यादा अंतर नहीं था। और 2014 के आम चुनाव ऐसे उत्तर पूर्वी दिल्ली में अगर उस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ होते तो निश्चित तौर पर मनोज तिवारी या बीजेपी वो सीट जीत नहीं पाती। अब आपने ये सवाल आज के लिए लिया, यानी 2024 के लिए लिया है, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ एक मंच पर है, तो ऐसे में देखिए निश्चित तौर पर मुकाबला अब कांटे का देखने को मिलने वाला है। कहीं ना कहीं मनोज तिवारी इस बात को कहते नजर आए थे 2019 के आम चुनावों के दौरान कि वो चुनाव मेरे लिए काफी आसान था, इतना मशक्कत वाला चुनाव नहीं था, लेकिन ये कहीं ना कहीं चुनौती खड़ा कर सकता है। क्योंकि कन्हैया कुमार को अगर आप देखेंगे 2019 में जितना मुझे जहन में आता है, उन्होंने बिहार की बेगूसराय सीट से पार्टी यानी बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। लगभग 2,70,000 वोट उन्हें मिले थे, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी गिरिराज सिंह लगभग 6,90,000 वोट पाने में कामयाब रहे थे। अब दोनों का अंतर उस वक्त आप देखेंगे तो लगभग 4.25 लाख वोटों का अंतर था, यानी कि जितने वोट कन्हैया को मिले उससे ज्यादा वोट के फासले से तो यहाँ गिरिराज सिंह ने जीत हासिल कर ली थी। लेकिन अगर आप देखेंगे उस वक्त ही 2019 का ही वो वक्त था जब कन्हैया कुमार चुनावी राजनीति में सक्रिय हुए थे। पहला उनका चुनाव था सीपीआई के टिकट पर लड़ा था और वहां पर भी वो लगभग 2.25 लाख वोट जुटाने में कामयाब रहे थे। ऐसे में अब अगर देखा जाए तो वो डीयूएसयू यानी कांग्रेस के स्टूडेंट विंग डीयूएसयू के भी अध्यक्ष वर्तमान में भी हैं और कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी सदस्य भी यहां पर वर्तमान में हैं। और जो 2.5 लाख वोट वो सीपीआई से जुटाने में बिहार की बेगूसराय से कामयाब रहे थे, वो वोट अब वो यहां बढ़कर के जुटा सकते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से, जिसमें कि साथ में कांग्रेस का जो कोर वोटर है वो भी उन्हें यहाँ वोट करेगा। तो कुल मिलाकर के मनोज तिवारी की जो मुश्किलें हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से बढ़ती नजर आ रही है। वाकई में कहीं ना कहीं मनोज तिवारी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैदान में इस बार एक नहीं दो नहीं कई सारी देखिए पार्टियां हैं, हालांकि कुछ लोग निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर बात मैं करूं 2019 और 2014 की, तो बीएसपी पार्टी पर एक बार फिर से गौर डालना चाहूंगा। बीएसपी पार्टी ने 2019 में इस सीट से राजवीर सिंह को मैदान में उतारा था, जिन्हें मात्र बहुत ही कम वोट मिले थे, वो रेस में भी नहीं थे, उनको वोट मिले थे 37,831। ये वोट वाकई में बहुत ज्यादा देखिए कम है एक नेशनल पार्टी के लिए। और वही बात अगर 2014 की करी जाए तो 2014 में इस सीट पर बीएसपी पार्टी ने अब्दुल समीर सलमानी को उतारा था, जिन्हें सिर्फ मात्र वोट मिले थे 28,135। ऐसे में क्या देखते हैं, टक्कर दे पाएगी बीएसपी थोड़ा ही बहुत पर? आप देखिए धनुष, मैं वही बात को आगे रखना चाहूंगा कि अब बीएसपी का खुद का जनाधार उसके खुद के प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो दिल्ली में कुछ खासी टक्कर नहीं दे पाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है यहाँ पर कि बसपा ने जिस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से एक मुस्लिम चेहरे को अपना प्रत्याशी बनाया है, निश्चित तौर पर उस चेहरे के चुनावी मैदान में उतरने से फर्क यहाँ पर इंडिया गठबंधन के वोट बैंक पर पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को मुस्लिम समुदाय अच्छी खासी आबादी में वोट करता है और एक वक्त में कांग्रेस को भी वोट करता था। तो ऐसे में अगर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए उत्तर पूर्वी दिल्ली में, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस गठबंधन को तो वोट करेगा ही, लेकिन वो बसपा उम्मीदवार की तरफ जरूर जाएगा। और जब कांटे के मुकाबले की बात होती है तो तनुज, अगर लोकसभा चुनाव भी है तो मुझे जितना लगता है कि 5,000 10,000 वोट भी बेहद अहम हो जाते हैं। ऐसे में अगर 10 से 20,000 वोट यहाँ काटने में भी बसपा उम्मीदवार कामयाब रहे तो निश्चित तौर पर मनोज तिवारी की राहें आसान हो जाएगी। वाकई में कहीं ना कहीं यहाँ पर आसान हो सकती है राहें, अगर वोट काटने में कामयाब होती नजर आती हैं। लेकिन आपकी सीट पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप इस सीट पर किसे जीतते हुए देख रहे हैं, कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी या फिर जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं उनके लिए? क्योंकि कांटे की टक्कर तो मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में ही मानी जा रही है। दोनों बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, दोनों स्टार हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार इस सीट से जीत कौन दर्ज करता है और संसद कौन पहुंचता है। क्या इस सीट पर कमल खिलेगा या फिर इस बार कांग्रेस के हाथ का जादू चल जाएगा? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।